नमस्कार। 1 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में जाएंगे। वहाँ पर वह 31 अक्टूबर 2026 तक अर्थात पूरे 153 डेज तक रहेंगे। यदि आज हम इंटरनेट को देखें तो पूरा इंटरनेट इसी ट्रांजिट के बारे में बात कर रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि ये राजयोग क्रिएट हो रहा है, कभी न होने वाला ये सुयोग हो रहा है। बाय द वे, गुरु प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कर्क राशि में आता ही आता है, तो ये कोई यूनिक योग नहीं है। इतना ही नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं दैट ये हंस योग है, हंस योग तो है, ये राजयोग है, वो राजयोग भी है, लेकिन उससे पूरी दुनिया बदल जाएगी और जीवन में सब पॉजिटिव ही आ जाएगा। ऐसा जब हम ट्रांजिट के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, तब ऐसा नहीं लगता। आज जब हम अर्धप्रकाश, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता या फिर कश्यप संहिता के ग्रंथों को देखते हैं तो वो कुछ और बातें करते हैं, और इसीलिए कभी कभी तो ग्रंथ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी करते हैं। और इसीलिए लग ये रहा है कि कभी कभी आइधर ये ट्रांजिट कुछ लोगों के लिए वरदान की तरह काम करेगी और कुछ लोगों के लिए यह चेतावनी बनकर आ रही है। आने वाला यह समय एक तरह से ग्लोबल रिस्क असेसमेंट का रहने वाला है। क्यों अलग अलग ऋषि मुनि इस ट्रांजिट के बारे में अलग अलग फलादेश देते हैं वो भी समझेंगे, और यह आने वाले 153 डेज जियोपॉलिटिक्स के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए एवं ओवरऑल विश्व की सुखाकारी के लिए कैसा रहेगा वह देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम प्रकृति की, वेदर और क्लाइमेट की, क्योंकि पूरे जीवन का आधार तो प्रकृति ही है। महर्षि वशिष्ठ मुनि ने वशिष्ठ संहिता में इस ट्रांजिट के लिए एक पॉजिटिव रेफरेंस देते हुए यह श्लोक दिया है। अतुलित सस्य समृद्धा भवति धरा वारिदाः पयोवाहाः निवसति कर्कटराशो प्रभूत पयसः तदा गावः। यदि श्लोक को डिकोड करें तो श्लोक ये कहता है कि गुरु जब कर्क में जाते हैं तब पृथ्वी फसलों से लद जाती है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अल्टीमेट होता है, वर्षा उत्तम होती है एवं गाय काउस प्रचुर मात्रा में दूध देती है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिडिक्शन अर्धप्रकाश में दिया गया है। वहाँ पर एक चेतावनी दी गई है। बृहस्पतिर यदा करके स्वल्प मेघः प्रवर्षति राजभिर्विग्रहश्चैव दुर्भिक्षम तत्र जायते। यहाँ ये लिखा है स्वल्प मेघः प्रवर्षति, अर्थात वर्षा की भारी कमी और दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की स्थिति। अब ये विरोधाभास दिख रहा है सरफेस पर, लेकिन जब डिटेल में अभ्यास करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु जब कर्क राशि में होते हैं तब एक्सट्रीम वेदर होता है। कुछ प्रदेशों में अकाल जैसी परिस्थिति होती है और कुछ प्रदेशों में एक्सट्रीम रेन होती है और बहुत समृद्धि होती है। तो यदि हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की सिद्धांतों को देखें और यदि हम चक्र को समझें, जिसको कहा जाता है भूचक्र, और उसके बारे में बात करें और डिटेल में जाए तो मिडल ईस्ट, अफ्रीका, मेक्सिको जैसे प्रदेशों में भीषण जल संकट या अकाल आता हुआ दिख रहा है। न्यूजीलैंड में भी अकाल जैसी परिस्थिति हो सकती है। वहीं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एवं यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सेसिव रेन होने के कारण कुछ प्रदेशों में फसल पूरी तरह से तबाह हो जाए और वहाँ पर भी शॉर्टेज ऑफ फूड हो, ऐसा दिख रहा है। भारत में यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अच्छी होती हुई दिख रही है। उसमें भी नॉर्थ वेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया में कृषि के लिए संघर्ष हो सकता है, लेकिन साउथ और पूर्व में समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा सूत्र कहते हैं। अब
वेदर के बाद यदि मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो राजनीति के लिए यह गोचर सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहता है। अर्धप्रकाश यहाँ पर यह कहता है राजभिर विग्रहश्चैव, अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष, पीएम या प्रेसिडेंट या फिर मिनिस्टर्स के परस्पर टकराव होने के कारण, उनके ईगो क्लैश होने के कारण युद्ध जैसा माहौल बनता है। और उससे विपरीत कश्यप संहिता कुछ और कहती है। वो कहती है मोदंती स्वजने ही सार्धम राजानः स्युहु वि बैरिनः, अर्थात लीडर्स अपने विरोधियों से मुक्त होकर सुखी होते हैं। यदि स्पेसिफिकली समझना हो इन सूत्रों को तो हमें पीछे क्या हुआ वो भी देखना चाहिए, और उसके लिए हमें 2014, 2002 और 1919 की क्या परिस्थिति थी वो देखनी चाहिए। यदि मैं 2026 की स्पेसिफिकली बात करूं तो पुराने गठबंधन टूटेंगे। आर्थिक नीति या फिर व्यापारिक नियमों के कारण, ग्लोबल टैरिफ के कारण कुछ देश जो पहले शत्रु राष्ट्र थे वह मित्र राष्ट्र हो जाएंगे और अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए कुछ शत्रु राष्ट्र आपस में हाथ मिला देंगे। लेकिन जो देश ऑटोक्रेसी में चल रहे हैं या फिर डिक्टेटरशिप में चल रहे हैं या फिर आंशिक डेमोक्रेसी में चल रहे हैं, वहाँ पर आंतरिक विद्रोह और तख्ता पलट होने की परिस्थितियाँ निर्माण होती है। विशेषकर यदि केतु अर्थात राष्ट्र के ध्वज चिन्ह की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग सूत्र दिया गया है और वो ये कहा गया है कि इस तरह की परिस्थितियाँ जहाँ पर गुरु कर्क राशि में है और शनि भी मीन राशि अर्थात के जलीय तत्व की राशि में है, वैसी अवस्था में जब गुरु ट्रांजिट करता है और कर्क में जाता है तब वैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह जिनमें ब्लू या फिर ब्लैक रंग का ज़्यादा उपयोग किया गया हो, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अब जियोपॉलिटिक्स के बाद थोड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो ओवरऑल ग्रंथों में इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। अर्ध प्रकाश के अनुसार जून से अक्टूबर के बीच में ये जो दिन आ रहे हैं वहाँ पर कुछ वस्तुएं या फिर कुछ कंपनीज में बुल रन या फिर तेज़ी आने वाली है। उसमें भी स्पेसिफिकली मेटल्स, सोना और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होती हुई दिख रही है। यह समय धातुओं में निवेश के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। यदि मैं कमोडिटीज़ की बात करूं तो चावल, गेहूं, नमक, मसाले, उसमें भी विशेषकर लौंग, इलायची और जायफल अत्यधिक महंगे होने वाले हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो तो डेयरी और एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नारद संहिता स्पष्ट कहती है प्रभूत पयसः तदा गावः, अर्थात दूध और उससे जुड़े हुए उत्पादकों का व्यवहार इस समय के दौरान सबसे ज़्यादा होता है। एक इंटरेस्टिंग सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। यदि स्टॉक मार्केट में कोई कंपनियाँ मैनिपुलेशन कर रही है तो वैसी कंपनियाँ नहीं चलेगी, लेकिन यदि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कोई बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो इस समय के दौरान बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वैसी कंपनीज में बुल रन लगेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। अब नारद संहिता में एक अन्य इंटरेस्टिंग सूत्र भी दिया गया है, गुरु जब कर्क में हो तब, और वहाँ ये कहा गया है सुखिनः स्त्रियः। श्लोक को डिकेट करते हुए टीकाओं में ये लिखा गया है कि जब गुरु चंद्रमा की शीतल राशि अर्थात कर्क राशि में आते हैं तब सिर्फ और सिर्फ वह उच्च के नहीं होते, स्त्री शक्ति का अभूतपूर्व उदय होता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनीज में, इवन ग्लोबल ट्रीटीज में आर्थिक सुधारों का नेतृत्व
महिला शक्ति करेगी। समाज में संवेदनशीलता और नैतिकता की वापसी होगी। यह समय मानवता के लिए भावनात्मक रूप से वरदान देने वाला साबित होगा। कुछ प्रदेशों में हम देखेंगे कि फीमेल लीडर्स लीड करेगी, अर्थात प्राइम मिनिस्टर बने या फिर प्रेसिडेंट बने, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। अंत में ये हमें याद रखना है कि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सो जो सात्विक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ग्रोथ सेंट्रिक है, लोगों का अच्छा हो उसके बारे में प्रवृत्तिशील है, उनके लिए ये समय ब्लेसिंग्स रहेगा। उससे उल्टा जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो डिस्ट्रक्टिव है और जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करते हैं, उन सब के लिए यह समय वार्निंग देने वाला रहेगा। ओवरऑल इसीलिए शास्त्रों में कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक दिए गए हैं। कहाँ पर यह कहा गया है कि बहुत अच्छा समय रहेगा और कहीं पर यह कहा गया है कि बहुत ख़राब समय रहेगा। यदि आप ग्रेटर गुड के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं तो याद रहे ये कर्क राशि का गुरु आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा और राजयोग फल देने वाला रहेगा। हम सबके जीवन में देवगुरु बृहस्पति सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।